मेरी कहानी शुरू होती है उस मिट्टी से जिसमें मैं पैदा हुआ। बहुत लोग यही कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, पर मैं कहता हूं कभी कभी किस्मत हमारे लिए पहले से ही एक रास्ता चुन लेती है और हम बस उसे जीते रहते हैं। मेरी किस्मत सोनापुर की मिट्टी में लिखी थी और आज इतने साल बाद मुझे लगता है कि उस मिट्टी में सिर्फ यादें ही नहीं थी, वहां कुछ रहस्य भी दफन थे जो मेरी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाले थे। मेरा नाम अभिजीत है। मेरी उम्र अब चल रही है 45 के करीब, लेकिन मेरे भीतर बचपन की हर आवाज आज भी गूंजती है, खासकर मेरी मां की। मेरी मां शांति देवी, नाम भी उनके जैसा था, शांत। पर उनकी जिंदगी कभी शांत नहीं रही। उनके भीतर तूफान थे, तूफान से भी बड़ा एक डर था, और उस डर के भीतर एक सच्चाई जो मैंने बहुत देर से समझी। मैं बचपन में अक्सर उनकी गोद में सो जाता था। मनु, मेरा छोटा भाई, वो मां के दिल का सबसे नाजुक हिस्सा था। मैं मानता हूं कि मां मुझे भी उतना ही प्यार करती थी, पर मनु के लिए उनके चेहरे पर एक अलग सॉफ्टनेस होती थी। मैं कभी कभी चिढ़ जाता था, क्यों उसे इतना प्यार मिलता है? मुझे तो हमेशा तू बड़ा बेटा है, तू संभाल जैसे शब्द ही मिलते थे। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर में मुझे हमेशा एक अजीब सी भारी हवा महसूस होती थी, जैसे उनमें कोई अनकहा राज अटका हुआ हो। मैं बड़ा हुआ तो ये हवा और भारी होती गई, पर उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मेरे पिता विक्रम, उनका नाम लेते ही मेरे भीतर एक ठंडी लहर सी दौड़ जाती है। वो कभी स्थिर नहीं थे, न मन से न आदतों से। शराब उनका भगवान थी और शक उनका दूसरा नाम। मेरे घर में कई रातें ऐसी थी जब बरामदे में कांच का गिरना और मां की धीमी चीखें मेरी नींद तोड़ देती थी। मैं और मनु दरवाजे की ओट से देखते रहते, मां कैसे चुपचाप सब सह जाती थी। एक रात मुझे याद है, मैं शायद 8 साल का था। मां के चेहरे पर एक चोट का निशान था। मैंने पूछा तो बोली, गिर गई थी, पर मैंने उन्हें गिरते कभी नहीं देखा था। मैंने समझा कि वो झूठ बोल रही हैं, पर क्यों? तब मैंने सोचा, शायद इसलिए कि मुझे डर न लगे। आज समझ आता है, वो अपने बच्चों से अपने दर्द को छुपाने की आदत डाल चुकी थी। हमारे पास एक छोटी सी जमीन थी, खेत बोलने लायक नहीं, पर मां उसे मंदिर की तरह मानती थी। वो खेत हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, एक संकरी पगडंडी से जाना पड़ता था। जब भी मां वहां जाती, मनु को साथ ले जाती। मैं पूछता, मुझे क्यों नहीं ले जाती? मां बस कहती, तू बड़ा है, तुझे घर संभालना है। मुझे लगता ये तो बहाना है। अब जब मैं आज की आंखों से उस वक्त को देखता हूं तो समझ आता है, खेत सिर्फ खेत नहीं था, वो मां की सबसे बड़ी चिंता भी था और सबसे बड़ा डर भी। लेकिन वह डर क्या था? ये सच्चाई उस समय मेरे समझ के बाहर थी। गांव सोनापुर बाहर से बहुत शांत लगता था। चारों तरफ खेत, बीच में कुछ कच्चे घर, एक कुआं और मंदिर। पर गांव की असली कहानी उसके अंदर चलने वाले खेलों में थी। जमीन, पैसा, मुकदमे और पुराने झगड़े। गांव का जमींदार महेश ठाकुर उस समय बहुत ताकतवर था। उसके नाम से लोग कांपते थे। वो कभी सीधे घरों में नहीं आता था, लेकिन उसके आदमी हमेशा गांव में घूमते रहते थे। किसके पास कितनी जमीन है, कौन बेच रहा है, कौन डरा हुआ है, सब पता रखना उनका काम था। मेरी मां उन आदमियों से हमेशा बचती थी।
जब भी वो पास से गुजरते, मां मनु को अपनी तरफ खींच लेती। मैं देखता था, पर कभी समझ नहीं पाया कि मां उन लोगों से इतना डरती क्यों थी। साल बीतते गए। मैं पढ़ाई करके शहर चला गया। बहुत साल मैं मां से दूर रहा। मैं सेल्फिश भी था। मैं सोचता था जिंदगी बस अर्निंग और सक्सेस का नाम है। मां से फोन पर बात करता, पर कभी उनकी आवाज में छिपे कंपकंपाहट को महसूस नहीं किया। मनु गांव में ही रहा क्योंकि वो थोड़ा मासूम था, थोड़ा अलग। मां को अकेला छोड़ने का मन भी नहीं करता था उसका। फिर एक दिन मेरे फोन पर कॉल आया। गांव में सड़क चौड़ी करने का प्लान है। सरकारी अफसर आएंगे, जमीनें ली जाएंगी, कॉम्पनसेशन मिलेगा। मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मां की जिंदगी सुधर जाएगी। हां, मैं मूर्ख था। मुझे लगा पैसे आने से सब ठीक हो जाएगा। मैं यह समझ ही नहीं पाया, कभी कभी पैसा ठीक नहीं करता, सब खत्म कर देता है। मैं उसी हफ्ते गांव पहुंचा। गांव में हलचल थी। लोग बात कर रहे थे, सरकार जमीन लेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, ठाकुर इस मौके में कुछ नया खेल खेलेगा। कुछ लोग फंसेंगे, कुछ बचेंगे। मैं घर पहुंचा तो मां चुप थी। बैठी थी खामोश। उनकी आंखों में डर था, पर शब्द नहीं। मैंने कहा, मां, ये तो अच्छा मौका है। घर बन जाएगा, मनु की दवाई हो जाएगी। मां ने मुझे देखा, ऐसा देखा जैसे मैं उनकी समझ से बहुत दूर जा चुका हूं। उन्होंने बस इतना कहा, अभी इस जमीन में सिर्फ मिट्टी नहीं है, कुछ बातें दबी हैं। अगर ये जमीन गई तो सब कुछ उजड़ जाएगा। उस समय मुझे लगा, ये सिर्फ एक बूढ़ी मां की भावनाएं हैं, लेकिन आज समझ आता है, मां पहली बार मुझे सच बताने की कोशिश कर रही थी और मैं सुनना ही नहीं चाहता था। उस रात मुझे वो संदूक दिखा। मां ने उसे खोला। उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली, लेकिन मां ने मुझे देख लिया और तुरंत उसे कपड़ों के नीचे छुपा दिया। मैंने पूछा, मां, ये क्या है? वो बोली, कुछ नहीं, पुराने कागज हैं। पर उनकी आवाज कांप रही थी, जो मां बचपन में चोट खाकर भी नहीं कांपती थी। क्यों डर रही थी? मैं ये समझ क्यों नहीं पाया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग आए, ठाकुर के आदमी आए, अफसर फाइलें लेकर बैठे। माहौल भारी था और उसी पंचायत के बीच मेरी मां खड़ी हुई। उन्होंने कहा, मेरी जमीन के बारे में फैसला करने से पहले एक बात मुझे कहनी है। उनकी आवाज कांप रही थी, पर यह कांपना कमजोरी का नहीं था, 25 साल दबे हुए सच का था। मां ने कहा, मनु की जन्म वाली रात कुछ हुआ था जो मैंने कभी नहीं बताया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई, गांव में फुसफुसाहट फैल गई और मैं अपने पैर के नीचे की जमीन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। यही था वो क्षण जब मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, उस दिन से पहले और उस दिन के बाद। मां ने जो सच बोला वो सिर्फ एक सच नहीं था, वो एक ऐसे डर की शुरुआत थी जिसे मैं आने वाले महीनों में हर कदम पर महसूस करने वाला था। और कहानी यहीं से असली रूप लेती है। मां के शब्दों ने उस पंचायत का माहौल एकदम बदल दिया। जहां थोड़ी देर पहले लोग जमीन, मुआवजा और सरकारी दरों की बातें कर रहे थे, वहां अब एक ऐसी चुप्पी फैल गई थी कि मुझे अपनी सांसें भी भारी सुनाई दे रही थी। मैं मां को देखता रहा, उनकी आंखें सीधे सामने थी, लेकिन मैं जानता था वो खुद को अंदर से संभाल रही थी। मैंने मनु की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें गोल गोल होकर मां को एकटक देख रही थी।
उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ बड़ा हो रहा है। मां ने बोलना शुरू किया। मनु की जन्म वाली रात घर में सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, उस रात कोई और भी आया था। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मेरा दिमाग दो सवालों में उलझ गया। कौन आया था और क्यों? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी मां ऐसी बात कहेंगी। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ औरतें अपने दुपट्टे को चेहरे पर खींचकर फुसफुसाने लगी। ठाकुर के आदमी, जो अब तक बेपरवाह बैठे थे, अचानक सतर्क हो गए। मां ने आगे कहा, उस रात विक्रम शराब में था और उसे किसी ने उकसाया था। किसी ने उसके कान में ये बात डाली थी कि ये बच्चा उसका नहीं। उस रात विक्रम को किसी की बात पर पूरा भरोसा था और मैं आज तक नहीं जान पाई कि वो आदमी कौन था और क्यों आया था। मेरे भीतर जैसे कोई चीज टूटकर गिर गई, क्योंकि ये पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता का शक सिर्फ उनका शक नहीं था। किसी ने उसे जानबूझकर भड़काया था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मां की आवाज धीमी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका नहीं। मैंने उस रात बरामदे में दो परछाइयां देखी थी, एक दरवाजे के पास और एक पेड़ के पीछे। मैं अंदर थी, दर्द में रो रही थी। विक्रम मुझ पर चिल्ला रहा था और बाहर कोई खड़ा था, जैसे वो इस घर पर नजर रख रहा हो। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये बात मैं कभी नहीं जान पाया था। मां ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था। उसी समय पंचायत में पीछे बैठे रघु सिंह खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी। शांति जी जो कह रही हैं, वो सच है। उस रात कोई था, और केवल मैं नहीं, कुछ और भी थे जिन्होंने देखा था। पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि रघु सिंह गांव का वो आदमी था जो कभी यूं पंचायत के बीच अपनी आवाज नहीं उठाता था। लेकिन आज उसका चेहरा गंभीर था। मैं हैरान था, क्या वो भी उस रात वहां था? क्यों? रघु ने कहा, मैं उस रात कुएं के पास था। मैं पानी लेने गया था। मैंने देखा था, ठाकुर के दो आदमी घर की तरफ आ रहे थे। फिर मैं डर गया और छिप गया। मुझे पता था कुछ गलत है, पर मैं बोल नहीं सका। गांव में कुछ लोगों ने जैसी आवाज की। कुछ लोग सर हिलाने लगे, जैसे ये बात पहले से उन्हें पता हो। पर आज तक कोई बोला क्यों नहीं? मैं बस रघु को देखता रहा। मेरी अंदरूनी दुनिया हिल चुकी थी। ये क्या खुल रहा था? मेरी मां 25 साल से क्या क्या अकेले झेल रही थी। मां धीरे धीरे बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बस एक पल मेरी तरफ देखा और आंखें नीचे कर ली, जैसे वो कह रही हो, अब और छुपा नहीं सकती। पंचायत बिखर गई। लोग बाहर निकलने लगे। ठाकुर के आदमी गुस्से में इधर उधर देखने लगे, और मैं बस मनु को पकड़कर बाहर गया। घर आते समय रास्ते भर मेरे पैर थरथरा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मां की बातों पर दुख करूं या गुस्सा। क्या मां ने मुझसे इतने साल ये क्यों छुपाया? मनु कौन था? क्या वह मेरा सगा भाई था? मैं भाई की तरह उसे प्यार करता था, पर आज दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मां घर पहुंची। उन्होंने चुपचाप चूल्हे पर पानी रखा। मैं उनके पास खड़ा रहा। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने पूछा, मां, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मां रुकी। उनकी आंखें लाल थी। वो बोली, अभी
एक माँ कितनी बातें अपने बच्चों से कहे, कितने डर वो उन पर डाले। मैं चाहती थी तुम दोनों बड़े हो जाओ इस सच से दूर। पर मनु, मां चुप हो गई। उनकी सांस भारी थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मनु मेरा बेटा है, बस इतना काफी है। कौन क्या कहता है, उस रात क्या हुआ, वो मुझे पता है, और वही मेरे लिए सच है। मैंने सिर झुका लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दो परछाइयां आती जो मां ने देखी थी। फिर वही दो आदमी जिनका जिक्र रघु ने किया था। फिर ठाकुर का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका चालाक दिमाग। और पहली बार मुझे समझ आया, ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, ये किसी के प्लान का हिस्सा थी। किसी ने सालों पहले ही तय कर लिया था कि ये जमीन एक दिन उसके हाथ लगेगी। और शायद मनु के जन्म की रात भी उसी प्लान का हिस्सा थी। अगले कुछ दिन गांव में अजीब सी हलचल रही। लोग हमारे घर को देखकर बात करते। औरतें कुने पर मां को जज करते हुए बातें करती। शांति ने ये क्यों कहा, अब पंचायत क्या करेगी, अगर ये सच है तो ठाकुर नाराज होगा। मनु का बाप कौन है? हां, यही बात सबसे ज्यादा लोगों को चुभ रही थी। किसी को मां के दर्द से कोई मतलब नहीं था। सबकी नजर बस एक बात पर थी, मनु कौन है और क्यों उस रात ठाकुर के आदमी हमारे घर के आसपास थे। मैंने महसूस किया, गांव में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। मैं गुस्से में था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एक रात जब मैं सोने जा रहा था, मैंने घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं उठा। मैंने दरवाजा खोला। अंधेरा था, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि खेतों की तरफ कोई खड़ा था। वो तुरंत भाग गया। मेरी रगों में खून उबल गया। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन अंधेरे में वो गायब हो गया। मैं वापस आया तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही पुराना डर था जो मैंने बचपन में देखा था। उन्होंने कहा, अभी ये सब फिर से शुरू हो गया। मैंने पूछा, क्या? मां धीमी आवाज में बोली, जमीन लेने का खेल आज से नहीं है, ये 25 साल से चल रहा है। उसी रात से जब मनु पैदा हुआ था। मैं स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच ये सब 25 साल से चल रहा है और मां अकेले झेलती रही? मैंने मां के हाथ पकड़े। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उन्होंने कहा, अभी मैं अब और छुपा नहीं सकती। अगर मैंने सच नहीं बताया तो ये जमीन भी जाएगी और हम भी। उस पल पहली बार मुझे लगा, मां मुझसे कुछ बहुत बड़ा सच बताने वाली है। कुछ ऐसा जो मेरी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। मां ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अभी असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब मां ने कहा, अभी असली कहानी तो अब शुरू होती है, उस वक्त मेरी रीढ़ में एक ऐसी सिहरन दौड़ गई जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूं। मैंने मां को जीवन में कई भावनाओं में देखा था, साहस, दर्द, मजबूरी, चुप्पी, प्यार। पर उस रात मैंने उनकी आंखों में कुछ और देखा, सच्चाई का डर। सच्चाई इतनी भारी कि उन्होंने 25 साल तक सीने में कैद रखी। मैं उनकी आंखों में झांकता रहा। उनकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी। आवाज धीमी, लेकिन शब्द कांपते नहीं थे, जैसे वो हर शब्द दोबारा नहीं, पहली बार कह रही हूं। उन्होंने कहा, अभी अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम ये सच जानना डिजर्व करते हो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सच नहीं, तुम्हारा भी है। मैं अंदर तक हिल गया। ये किस तरह की शुरुआत थी? क्या मां मेरे पिता के बारे में कुछ बताने वाली थी, या मनु के बारे में, या हमारी जमीन के बारे में?
मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उन्होंने मुझे घर के अंदर एक पुराने लोहे के ट्रंक की तरफ ले गई। वही ट्रंक जो बचपन में मेरे लिए एक रहस्य था। मैं सोचता थी उसमें मां के जेवर होंगे, लेकिन मां ने कभी उसे खोलकर हमें कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे उसका ताला खोला। ताला खोलने की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से भी भारी सुनाई दे रही थी। अंदर से वही पुरानी डायरी निकली, फटी हुई, भूरे पन्नों की। कुछ जगहों पर धब्बे थे, शायद आंसुओं के। कुछ जगहों पर पुराने खून जैसे भूरे निशान। मां ने डायरी मेरे हाथ में रखी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, इसमें सब है, वो भी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और वो भी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मनु की पैदाइश वाली रात। मैंने अगले पन्नों पर नजर डाली, पर मां ने मेरा हाथ रोक दिया। वह बोली, पहले मेरी बात सुनो, फिर पढ़ना, क्योंकि पढ़ते समय तुम कई जगह टूट जाओगे, और मैं चाहती हूं कि तुम पहले सच सुन लो। मैंने डायरी बंद कर दी। मां ने घर की बत्ती धीमी की, जैसे रोशनी भी उस रात के सच को सुनने से डर रही हो। मां ने कहा, उस रात 2 लोग तुम्हारे पिता को उकसा रहे थे। मुझे लगा उन्होंने गलत कहा होगा। हमारे घर में उस रात सिर्फ पिता थे, मां थी, मैं था, और बस। पर मां बोली, नहीं, वहां 2 आदमी थे, और वो सिर्फ देखने नहीं आए थे। उन्होंने मेरे पिता को घर से थोड़ी दूरी पर रोक लिया था। उनमें से एक ने पिता से कहा, तेरी बीवी की चाल ठीक नहीं, देख लेना, ये बच्चा तेरा नहीं। मैंने दांत भींच लिए। मैंने याद करने की कोशिश की कि पिता उस रात कैसे थे। मैं बच्चा था, लेकिन मुझे इतना याद है कि पिता की आंखें उस रात किसी और ही आग से जल रही थी। अब मुझे समझ आया, किसी ने उस आग को हवा दी थी। मां ने आगे कहा, तेरे पिता ने मुझसे उस रात पहली बार पूछा, ये बच्चा किसका है? मैं रोई, गिड़गिड़ाई, समझाती रही, लेकिन उनके कानों में उन्हीं 2 आदमियों की बातें गूंज रही थी। और उन आदमियों के पीछे कौन था? मैंने पूछा। कौन? ठाकुर। मां ने धीरे से सिर हिलाया। हां, महेश ठाकुर। लेकिन यह सिर्फ उसकी चाल नहीं थी, उसके पास वजह थी। मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर ठाकुर हमारे घर में इतना दिलचस्पी क्यों लेता था? और वजह, वो जमीन ही थी। मां ने कहा, यह जमीन आज की नहीं, 25 साल पहले भी बहुत कीमती थी। लेकिन लोग नहीं जानते थे, इस जमीन के नक्शे में एक खामी थी, और ठाकुर उसी खामी को पकड़कर एक बड़ी योजना बनाना चाहता था। मैं उलझन में था। कैसी योजना? मां ने कहा, अगर तेरे पिता मुझ पर शक कर देते, अगर हमारा घर टूट जाता, अगर मैं अकेली रह जाती, तो ये जमीन कानूनी रूप से विवादित हो जाती, और ठाकुर उसे कुछ पैसों में खरीद लेता। मैं हक्का बक्का रह गया। किसी ने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, सिर्फ जमीन के लिए। मां बोली, उन 2 आदमियों का काम वही था, बीज डाल देना, शक का बीज, नफरत का बीज, और बाकी आग विक्रम के भीतर खुद थी। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। हर चीज नए अर्थ में दिखने लगी। लेकिन तू जानता है, उन 2 में से एक आदमी ने बाद में पछताया था। मैं चौंक गया। कौन? कौन था वो? मां ने कहा, वो आदमी जिसने आज पंचायत में खड़े होकर सच कहा। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। रघु? मां ने गहरी सांस ली। हां, रघु उन्हीं में से एक था। मैं अविश्वास में था। रघु, वो साधा सा आदमी जो हमेशा हमारी मदद करता था, जिसने कभी मनु पर भी हाथ नहीं उठाया, जिसने हमेशा नमस्ते किया। मां ने कहा, वह भी जवान था, गरीब था। ठाकुर के आदमी जबरदस्ती कुछ भी करवा लेते थे। वो फंस गया था।
मैंने आंखें बंद कर ली। दुनिया घूम गई। मां की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अभी सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच सुने बिना तुम इस कहानी को समझ नहीं पाओगे। और दूसरा आदमी, वो कौन था? मां चुप हो गई। उनका चेहरा डर से भर गया। वह बोली, उसका नाम मैं कभी नहीं जान पाई, पर वो बहुत खतरनाक था। हर बार जब मैं बाजार जाती, मुझे लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। वही आदमी? मैंने पूछा। आज भी आता है? मां ने मेरी आंखों में देखकर कहा, हां। और आज आज तुमने भी उसे देखा है। मुझे बिजली सी लगी। वो आदमी जो खेत में खड़ा था? मां ने सिर हिलाया। हां, वही। मेरी सांसें रुक गई। मतलब वो आदमी 25 साल बाद भी हमारी जमीन के पीछे था। लेकिन कहानी अभी आधी है। अभी मां उठीन। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई छुपा हुआ खतरा महसूस होता है। मां ने कहा, अब मैं तुझे मनु की सच्चाई बताऊंगी। मेरा दिल सीने में धड़क नहीं रहा था, बल्कि धड़धड़ा रहा था। मैंने घबराकर पूछा, मनु? मनु कौन है? मां। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उनका स्पर्श ठंडा था, जैसे डर उनके शरीर से निकलकर मेरे हाथों में उतर रहा हो। उन्होंने कहा, मनु मेरा बेटा है, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है। मैं हक्का बक्का था। ये वाक्य मेरे दिमाग में कई तरह से घूमने लगे। मां ने धीरे धीरे कहा, मनु उस रात का बच्चा नहीं था। वो उससे पहले आया था। मैं स्टन था। ये वाक्य मेरे सीने पर जैसे किसी ने रख दिया हो। क्या मतलब? मां की आंखें लाल थी। वह रात जब तूने परछाइयां देखी, वो परछाइयां सिर्फ देखने नहीं आई थी। वे मुझे घायल छोड़ गई थी। और उसी के कुछ महीने बाद मनु पैदा हुआ। मैं शब्दहीन था। मेरे गले में कुछ अटक गया। मेरे कान सुन्न हो गए, जैसे दुनिया ठहर गई हो। मैंने एक ही सवाल पूछा, मां, क्या मनु? क्या मनु ठाकुर का? मां ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मनु मेरा है, बस। पर उनके चेहरे पर जो दर्द था, उस दर्द ने मुझे बता दिया, सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी थी। और कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना असंभव है। जब मां ने कहा, मनु मेरा है, बस, तो ये 3 शब्द मेरे अंदर ऐसे गिरे जैसे किसी ने मेरे सीने में आग का गोला डाल दिया हो। मैंने मां की आंखें देखी। वहां आंसू थे, हिम्मत थी, लेकिन एक ऐसा दर्द था जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। मैं धीरे से बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दरवाजे के बाहर हवा का हल्का सा झोंका भी डर जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, मां, मुझे सच बताओ। जो कुछ भी हुआ, सब बताओ। मां थोड़ा कांपी, फिर बोली, अभी उस रात जो हुआ, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। वो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े खेल का हिस्सा था। एक ऐसा खेल जिसकी कीमत मैंने अपनी इज्जत से चुकाई। और तुम्हें दोनों बेटों को खोने के डर से मेरी सांस रुक गई। मैंने मां को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। उन्होंने अपनी साहस खींचकर कहानी शुरू की। उस रात तूने जिस परछाई को देखा था, वो इंसान था। और वो दरअसल एक नहीं, 2 थे। मां ने कहा, विक्रम बाहर गया था, शराब पीकर, और उसके तुरंत बाद 2 आदमी अंदर घुस आए। मुझे लगा वे चोर हैं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और कहा, चिल्लाए तो मार देंगे। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मेरी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गई। मां की आवाज टूट रही थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, जमीन लिख दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने मना किया,
तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। मां वही खामोश हो गई। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा खून उबलने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुस्से के, दर्द के, शर्म के और डर के। मैंने कांपते हुए पूछा, मां, क्या उन्होंने? मां ने मेरी तरफ देखा, धीरे से सिर हिला दिया। मेरे भीतर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। दुनिया घूम गई। मैंने 2 कदम पीछे लिए। मां ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी लगता मत कि मैं टूटी। मैंने लड़ाई की। मैंने चिल्लाया। मैंने काटा। मैंने खरोंचा। पर वे 2 थे और मैं अकेली। मैं फूट पड़ा। मेरी आवाज गले में घुट रही थी। मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने मुझे संभाला, जबकि उन्हें टूटना चाहिए था। तू जानता है, अभी उस रात मेरा सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन मैंने उस रात एक फैसला किया। मैं इस सच को तुम्हें और मनु को नष्ट करने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने चुप्पी चुनी। मैंने पूछा, पिता को पता था? मां ने कहा, नहीं। विक्रम को लगा मैं गिर गई हूं। उसे सच्चाई बताने का साहस मुझ में नहीं था। और फिर कुछ महीनों बाद मनु आया। मैं रो पड़ा। मां ने मनु की तरफ देखा। वह दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप, जैसे वो सब समझ चुका हो। मां बोली, मनु मेरा है, उसमें किसी का खून हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह मेरा बच्चा है। मैंने उसे अपने खून से बनाया है, अपनी पीड़ा से जन्म दिया है। वो सिर्फ मेरा है। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, मां और मनु के बीच जो रिश्ता था, वो क्यों इतना गहरा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी मां ने कहा, जो 2 आदमी आए थे, उन्हें भेजा किसने था? मेरा जवाब था, ठाकुर। मां ने सिर हिलाया। आधा सच है ये। ठाकुर के कहने पर आए थे, पर उनका असली मकसद सिर्फ जमीन नहीं था। मैं चौंक गया। फिर क्या? मां ने कहा, उनका मकसद था कानूनी वारिस बदलना। मैं हिल गया। मतलब? मां ने कहा, अगर तू और तेरा पिता मेरे से दूर हो जाते, अगर घर टूट जाता, अगर लोग कहते कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तो जमीन मनु के नाम आ जाती। और मनु उस समय मेरे जैसा कमजोर समझा जाता था। उसके नाम जमीन लाकर ठाकुर उसे अपने हाथ में कर लेता। मैंने डरी हुई आवाज में पूछा, मगर मनु का क्या कसूर? मां ने कहा, मनु कसूर नहीं, मोहरा था। मुझे इतनी उलझन और गुस्सा एक साथ कभी नहीं हुआ था। मेरी आंखों में दुनिया धुंधली हो गई। लेकिन मां, अगर उनका प्लान इतना बड़ा था, तो आज तक उन्होंने जमीन क्यों नहीं ली? मां ने कहा, क्योंकि मैंने डायरी लिखी थी। मैं अविश्वास में था। डायरी? मां बोली, हां, जिसमें मैंने सब लिखा था। उनके नाम नहीं, पर सारी परिस्थिति, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये डायरी ही मेरा हथियार बनेगी। मेरी सांसें रुक गई। मां आगे बोली, ठाकुर को ये बात पता चली थी। तभी उसकी नजर वर्षों से हमारे घर पर थी। तभी वो बार बार आदमी भेजकर डराता था। तभी वो मनु को कमजोर देखकर उसे अपनाने की कोशिश करता था, ताकि अगर तू या विक्रम कभी उसे स्वीकार न करे, तो वो खुद मनु पर दावा कर सके। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मैं धीरे धीरे डूब रहा हूं। और वो आदमी जो खेत में खड़ा था, मैंने पूछा, वो कौन है? मां। मां की आवाज धीमी हो गई। वही आदमी है जो 25 साल पहले उस रात यहां था। मेरी पूरी शरीर में ठंडे पसीने की धार बह गई। मां बोली, वो अब अकेला काम कर रहा है। शायद ठाकुर ने उसे निकाल दिया था, या शायद वो किसी और के लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी भी हमारे पीछे है। मैंने पूछा, क्यों?
25 साल बाद, मां बोली, क्योंकि हमारी जमीन आखिरी टुकड़ा है। अगर उसे ये मिल जाए तो पूरी पट्टी एक ही मालिक की बन जाएगी। 1 करोड़ों की कीमत वाला टुकड़ा, और उसके पीछे कई लोग पागल हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन अभी एक बात हमेशा याद रखना, मां ने मेरे चेहरे को हाथ से छूकर कहा, मनु इस कहानी का दोषी नहीं। वो सबसे बड़ा पीड़ित है, लेकिन वो हमारा बेटा है, और मैं चाहती हूं कि तू उसे उसी तरह अपनाए जैसे तूने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह संभाला है। मैंने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मनु मेरा भाई है। खून कुछ भी कहे, दिल नहीं झूठ बोलता। मां रो पड़ी। मैं भी, मनु भी। उस कमरे में हम 3 लोग, 3 टूटी हुई जिंदगियां, लेकिन एक ही परिवार। और फिर कहानी का अंतिम मोड़ आया। अगली सुबह जब हम सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठने ही वाला था कि मनु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था। मां धीरे से बोली, वो आ गया। मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। कौन कौन आया? मैंने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वही आदमी, 25 साल पहले का गुनहगार, खेत में खड़ा रहने वाला साया। वही चेहरा, वो ही आंखें, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मुझे शांति देवी से बात करनी है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ आपके घर पर नहीं, पूरे गांव पर है। मैं स्तब्ध रह गया।